हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल। तो गाइस, आज के वीडियो में जो है हम आज समझेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ₹1 इक्वल टू $1 हुआ करता था, लेकिन आज $1 इक्वल्स टू आप देखते हैं कितना रुपीज हुआ है 70 to 73 उसके अराउंड जो है घूमता रहता है। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से डॉलर वहां तक पहुंच गया, और लास्ट में फिर हम बाद में देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। क्या वाकई में जो करेंसी की प्राइस है उसको ऊपर जाने से क्या करंट जो कंट्री है उसका ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कौन सी करेंसी ऐसी है जो डॉलर से भी ज्यादा मजबूत है, और जो हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी जो करेंसी है वो डॉलर ही है। क्या डॉलर से ऊपर भी एक और करेंसी होती है, और भी करेंसियां होती हैं, उनके बारे में आज हम लास्ट में जानेंगे। तो अगर आपको जो टॉपिक्स में इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज है, जो टर्म्स है उन्हें समझते हैं पहले। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो देखिए, सिंपली फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है कि अगर मैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदल रहा हूं, किस रेट पे बदल रहा हूं, उसे मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कहता हूं। फॉर एग्जांपल, $1 को मैं एक्सचेंज करूंगा रुपीज से, 70 to 73 रुपीज दूंगा, तो इसे क्या कहूंगा मैं? इसे कहूंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो अदर कंट्रीज की करेंसियां हैं जो, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि जो 1914 है, दो ऐसी चीजें हैं। पहले मेथड अलग था करेंसी के प्राइस को डिसाइड करने का, अब अलग है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, फिर हम अब वाले को देखते हैं। देखिए, 1914 से पहले जो मेथड अप्लाई किया जाता था उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते थे। क्या रहता था उसमें कि जैसे €1 जो करेंसी है ना, उनको जो रिलेट करते थे, किससे करते थे? गोल्ड से। जैसे €1 इक्वल्स टू 0.5 ग्राम गोल्ड खरीद सकता हूं, और $1 इक्वल्स टू ओनली 0.1 ग्राम खरीद सकता हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यूरो मजबूत है डॉलर से कितने गुना? 5 गुना, 5 टाइम्स। तो €1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ डॉलर। तो इस तरीके से हमें पहले 1914 से पहले कंपैरिजन किया जाता था। 1940 में फॉर्म हुआ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, और चेंजेस के बाद में ये सिस्टम को ज्यादा टाइम तक नहीं चला। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं अब कैसे जो करेंसीज के प्राइस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ओके, तो देखो अब कैसे रहता है। अब हम इंटरनेशनल मार्केट की मैं अगर बात करूं, अगर मान लीजिए मुझे अगर अमेरिका जाना है तो मुझे अमेरिका की मुद्रा चाहिए। अमेरिका वालों को हमारे यहाँ आना है तो उन्हें हमारे देश की करेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि ये डिसाइड करता है कि करेंसी के प्राइजेस ऊपर जाएंगे या करेंसी का रेट जो है वो नीचे जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा फैक्टर है, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड क्या है? तो देखिए, किसी भी चीज की चाहत और उसे हम खरीद सकते हैं, और खरीदना चाहते हैं उसे हम डिमांड कहते हैं। और जब डिमांड, मान लीजिए मैं अगर अमेरिका गया, अमेरिका में जाके मुझे क्या चाहिए वहां पर कुछ खरीदने के लिए, मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर की मैं चाहत कर रहा हूं, डॉलर में खरीद भी सकता हूं, उसकी मैं डिमांड कर रहा हूं। और जब मैं डॉलर चाहूंगा तो बदले में क्या दूंगा? रुपीस दूंगा। तो उनके लिए रुपीस का क्या हुआ? सप्लाई हुआ ना। तो उनके लिए रुपीस का क्या हुआ? सप्लाई हुआ, उसे हम सप्लाई कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया? ओके, तो देखिए, आपने एक कॉमन सी चीज है सबसे पहले जो पढ़ी है, मैं आज के जो कंडीशन है उससे रिलेट करके आपको बताता हूं। अगर किसी भी चीज के दोनों हम फैक्टर को देखते हैं साथ में। अगर मैं मान लीजिए डिमांड कर रहा हूं किसी भी चीज की, मैं अगर डिमांड कर रहा हूं और सप्लाई मेरी नहीं है। आपने देखा गैस सिलेंडर की आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे, गैस आप सभी को चाहिए था कोरोना टाइम पर। जब आपको देखा था अपने जो O2 गैस आपको क्या, ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज पड़ रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड क्या थी? ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई नहीं थी। सप्लाई ना होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? प्राइजेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं तो अब सप्लाई ज्यादा हो गई,
डिमांड नहीं है। अरे यार आप अच्छे से समझो कि सप्लाई भरा पड़ा है माल, लेकिन क्या है, डिमांड नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, भाई ले ले, कैसे भी ले ले, प्राइस डाउन करेगा कि नहीं। तो अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैं अगर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी कर रहा हूं, डॉलर की कर रहा हूं, इतनी सप्लाई नहीं है जितनी मैं डिमांड कर रहा हूं, तो डॉलर क्या जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो क्या डॉलर के ऊपर जाने से और हमारी करेंसी का इतना रहना क्या हमारे लिए नुकसानदायक है? तो इसका रीजन होगा, अच्छा आंसर बताने से पहले इसका है एक बात समझो। आप दो जगह गए, दो शॉप पर गए, मैं दो शॉप पर जाऊंगा, मुझे अगर मान लीजिए कुछ भी खरीदना है, मुझे आम खरीदने हैं, आम खरीदने के लिए मैं गया, एक बंदा मुझे 50 रुपए किलो आम दे रहा है, एक बंदा मुझे 60 रुपए किलो आम दे रहा है, मैं कहां से खरीदूंगा, कहां से, बिल्कुल राइट, 50 वाले से। अब उसने 50 रुपए किलो मुझे आम दिए, मैंने उससे खरीदे, अब जो 60 रुपए वाला है उसके लिए ये फायदेमंद है, या 50 रुपए वाले जिसने 50 वाला बेचा उसके लिए ये फायदे रहा? देखिए पहला फायदा मेरे लिए, मैं ये 50 में मिला, दूसरा फायदा उसके लिए कि उसका सामान बिक गया। तो क्या रहा यहां पर, हमने क्या देखा कि प्राइस के कम होने से ना उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, मैं सेल बोलूंगा अगर आपको, उस कंट्री की सेल जो है वो बढ़ती है। दूसरा फैक्टर लेते हैं, चाइना हमारे यहां आके सामान बेचता है। चाइना का सामान इतना सस्ता रहता है क्योंकि उसकी करेंसी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। अगर वहीं पर हम अमेरिका का कुछ भी खरीदें, उसके प्राइजेस क्या रहते हैं, थोड़े हाई रहते हैं। क्या हम अमेरिका से खरीदते हैं चाइना से ज्यादा? चाइना से ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइजेस लो हैं। जो चीज 15,000 में मैं अमेरिका का एक फोन खरीद, एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, जो चीज 15,000 में मैं अमेरिका का खरीद सकता हूं, चाइना उतना उससे डबल दे रहा है, तो मैं चाइना से खरीदूंगा, चाइना से खरीदूंगा। फायदा चाइना के लिए, अमेरिका के लिए। अब देखिए ऑब्वियस है, जिस कंट्री की सेल ज्यादा होगी ना, एक्सपोर्ट होगा वहां से, उस कंट्री के लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि उसकी नेशनल इनकम में और जीडीपी में इंक्रीज आता है। अगर आपको नेशनल इनकम और जीडीपी नहीं पता है तो पहले वीडियो में डाल चुका हूं, उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया भाई। देखो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए डेवलप्ड होना जरूरी है, और डेवलप्ड जब भी हो सकती है जब क्या हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, नेशनल इनकम ज्यादा बढ़े, जीडीपी ज्यादा बढ़े। देखिए हमारे मोदी जी का 5 ट्रिलियन का जो सपना है वो अगर पूरा का होगा तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे बढ़ना है। क्या रीजन है कि हमारी जो करेंसी की रेट है वो एक, मैं काफी टाइम से अगर आप देखें उसे, तो एक जो है मीडियम रेट है, ज्यादा लो भी नहीं है और ज्यादा हाई भी नहीं है, और हाई करना चाहते भी नहीं है हम। अच्छा एक बात आई यहां पर, आपने बोला डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। देखिए यहां पर दो टर्म्स हैं। अगर कोई भी कंट्री चाहे, एक आप ध्यान से देखना कि पहले मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई, ओके, ये रेगुलरली चलता रहता है मार्केट के अंदर, यही डिसाइड करता है प्राइसेस को। लेकिन अगर कोई कंट्री चाहे अपने फायदे और देश दुनिया के फायदे के लिए, तो वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाकर क्या है, ये चीज आप बोल सकते हैं कि हमें अपनी करेंसी के प्राइजेस जो हैं इतने करने हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये चीज है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं हमारी करेंसी की जो रेट है वो मीडियम क्यों रहती है, क्योंकि हमारी करेंसी की अगर रेट मीडियम रहेगी तो बाहर के देश हमसे खरीदना पसंद करेंगे, हमसे खरीदेंगे, हमारी कंपनियों का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई हमारे लिए क्या फायदेमंद है। अगर हम डॉलर से ऊपर निकल जाएंगे तो वो फायदा नहीं है हमारे लिए फायदा है इसी रेट पर रहना। ओके, इतना तो समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक में बात करूंगा, अगर कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है कुवैत दिनार। कुवैत दिनार, कुवैत एक कंट्री है जिसका करेंसी है, जिसकी रेट जो है वो $1 के कंपैरिजन में 3.3 समथिंग है, और 1
कुवैत दिनार, कुवैत दिनार जो है वो 3.3 समथिंग डॉलर है। ठीक है, एक कुवैत दिनार में इतना डॉलर होता है, तो हमारी करेंसी तो आप सोच ही सकते हैं, आई थिंक जो है 242 के समथिंग होगा कुछ। ओके, तो इतना रहता है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूत करेंसी है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बनी रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।